सर। चलो हाँ बोलो। सर डाउट्स है एचसी वर्मा। डाउट इतनी बार डिस्कस किए हैं, पुराने डाउट्स करते रहोगे, एक ही काम मेरे से 5 बार करवाओगे तो हम लोग वही करते रह जाएंगे, फिर कभी चैप्टर खत्म नहीं होगा। पिछली बार डिस्कस किया था तो क्यों नहीं पूछा था? सर नया होमवर्क दिया था लास्ट क्लास। अच्छा, नए वाले होमवर्क में? हाँ फिर ठीक है, फिर रुको पढ़ा देता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ, नए वाले होमवर्क का ठीक है, मुझे लगा पुराने वाले। नहीं। ठीक है, नए वाले का ठीक है। सर तो असाइनमेंट के अगले क्लास करोगे डाउट्स? असाइनमेंट कौन सा दिया हूँ? 1 2। 2 असाइनमेंट दिया हूँ मैं। एक कंस्ट्रेंट का भी आपने दिया था और एक 3। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सर, बोलो। सर ये मेजर टेस्ट 4 के लिए पूरा चैप्टर आ रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कब है? 19th को है। 9 10 हाँ, अभी टाइम है, तब तक तो खत्म हो जाएगा। हाँ पूरा आएगा। ठीक है सर। मैं चाहूँ तो आज खत्म हो जाएगा, बट वही कह रहा हूँ, मैक्सिमम 2 लेक्चर, आज के बाद एक और लेक्चर, चैप्टर ओवर। सर आप टेस्ट के पहले असाइनमेंट के डाउट्स कर दोगे ना? देख, एक बात तुम लोग सीखो, तुम बोले हो मैंने अभी इग्नोर किया है, फिर दोबारा कह रहे हो। असाइनमेंट क्या है कि एससी वर्मा बेयर मिनिमम आपको करना ही करना है, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद मॉड्यूल करना ही करना है। असाइनमेंट मेरे वाले डिफिकल्ट है, तो अगर असाइनमेंट कर रहे हो और बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं असाइनमेंट पूरा डिस्कस कर लूं। मान लो 6 असाइनमेंट दिया मैंने, मैं पूरा भी डिस्कस कर दूं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि चैप्टर खत्म हो गया, फिर 7th दूंगा फिर प्रॉब्लम होगी। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को मेरे हिसाब से रोज 2 4 सॉल्व करते चलो, उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर किसी असाइनमेंट को सॉल्व करने में ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो मेरे पूछने बताने का वो कोई मीनिंग नहीं है, वो खुद से आपका स्किल डेवलप होगा। हर असाइनमेंट में 2 4 डाउट है तो जरूर डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और उससे ज्यादा डाउट होंगे तो धीरे धीरे असाइनमेंट देना मैं बंद करूंगा, मैं आपको एससी वर्मा और मॉड्यूल पे फोकस कराऊंगा। क्लियर? और ये उल्टा बहुत आसान लग रहा है तो इससे डिफिकल्ट वाला दूंगा। तो असाइनमेंट में एग्जैक्टली अगर खुद से अपने आप का असेसमेंट करो आप लोग, कि अगर हर असाइनमेंट में 3 4 से ज्यादा डाउट नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। उससे ज्यादा डाउट्स अगर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको मॉड्यूल और असाइनमेंट पे फर्स्ट फोकस करना चाहिए, मॉड्यूल और एससीवी पर, उसके बाद असाइनमेंट को टच करना चाहिए। सर ये थंब रूल समझ आया सबको? आउट ऑफ कितने क्वेश्चन असेस करना है डाउट्स? क्या? आउट ऑफ कितने क्वेश्चन असेस करना है? क्या बोला? हर असाइनमेंट में अगर 3 4 क्वेश्चन से ज्यादा डाउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टाइम बीइंग के लिए आप उसको छोड़िए, एससी वर्मा और मॉड्यूल पे फोकस कीजिए। समझ आया? हाँ सर, तो तीन हो चार सकता है, सुन ना सही, हो सकता है एससी वर्मा और मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद फिर अटेम्प्ट करो, आपसे खुद हो जाए, तो वो जो 3 4 डाउट हैं वो 1 2 में बचेंगे। इस सब के बाद अगर इकट्ठा करके मेरे से पूछते हो तो वो रियल लर्निंग है। मैं असाइनमेंट डिस्कस करने को डिस्करेज अभी इसलिए करता हूँ क्योंकि अभी मैं बोलूंगा ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक सब लोग लिखवा दोगे, मुझे मालूम है। और यकीन मानो उसमें कुछ कोई नहीं सीखेगा, मैं लिखूंगा, तुम लोग कॉपी करोगे, सीखने सिखाने का काम होगा नहीं। इसीलिए मैं डिस्करेज करता हूँ। डिस्करेज मतलब, डिस्करेज वो नहीं कि मत पूछो, डिस्करेज मतलब तुरंत मत पूछो। एससी वर्मा करो, असाइनमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, अपने आप से पूछो, रुको, मॉड्यूल करो, फिर दोबारा असाइनमेंट में आओ। देखो हर असाइनमेंट अब आपको स्मूथ लगने लगेगा, और फिर जो डाउट होगा मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो असाइनमेंट लेने, क्योंकि एससीवी में आप लोग जब डाउट पूछते हो तो मुझे अंदाजा लग जाता है कि आप लोग असाइनमेंट में, मैं अभी बोलूँ ना कि असाइनमेंट 2 के डाउट बोलो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक एक एक करके सब लोग सब बोल दोगे। अच्छा, रहा बात एग्जाम का, तो एग्जामिनेशन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एससी वर्मा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ये सब इस असाइनमेंट से कम होगा।
तो इन सब के लिए असाइनमेंट करने की कोई जरूरत, तुमको लगता होगा कि असाइनमेंट कर लेंगे तो इस एग्जाम में मेरा परफॉर्मेंस बदल जाएगा, ऐसा होगा, ये सब नहीं है। असाइनमेंट जानबूझ के बहुत सिलेक्टिवली चूजन क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर में, उसमें दिक्कत होती है। आपका पहला चैप्टर है इसलिए मैं पहले से ही कह रहा हूँ, तो हमेशा रूल बनाओ। मेरा तो क्या है, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके असाइनमेंट दे दूंगा, क्योंकि मुझे एक नहीं सारे बच्चे को ये करना है। आप हैबिट बनाइए कि जब तक आप एससीवी और मॉड्यूल से कंफर्टेबल नहीं होते हैं तब तक असाइनमेंट के पीछे लगोगे तो चांसेस आर देयर कि आपका टाइम ज्यादा किल होगा। नहीं, अगर अच्छे से स्मूथली सॉल्व हो रहा है, दो चार डाउट हर असाइनमेंट में बचते हैं तो ठीक है, पूछ खत्म कर लीजिए। Am I clear to everyone? Yes, sir. वो असाइनमेंट लेके बैठे रहोगे कि ये डाउट नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, यकीन मानो अगर 6 असाइनमेंट में लॉज ऑफ मोशन में देता हूँ, ऑल 6 के डाउट वाउट सब डिस्कस में लिख दिया, तुम भी कॉपी वॉपी कर लिए और तुमको साइकोलॉजिकली लगा कि चलो इस चैप्टर का सब असाइनमेंट एससीबी मॉड्यूल सब हो गया, यकीन मानो फिर 7th दूंगा उसमें वही हालत रहेगी। ठीक है, तो आइडियल तरीका है कि हम लोग किसी चैप्टर को फिनिश कब मानेंगे, जब हमारा एससी वर्मा हो जाएगा, जब हमारा मॉड्यूल एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 हो जाए, एक्सरसाइज 4 तक पहुंचते पहुंचते फिर दिक्कत जाएगी, और फिर उसके ऊपर असाइनमेंट भी कर रहे हैं तो और अच्छा, और भी टाइम मिल रहा है तो और मेरे से लो। तो यहाँ चैप्टर क्लोज होने का एंड नहीं है कि हम डिक्लेयर कर दें कि ये चैप्टर क्लोज हो गया तुम्हें सब आता है, ऐसा कभी नहीं होगा। समझे मेरी बात? आज से हो सकता है 2 महीने बाद पुराना दोबारा लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर पर आओगे, वो सब जो मार्क्ड क्वेश्चन रखे हो अच्छे अच्छे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, अब फिर सॉल्व होंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, इसको स्कूल के जैसा नहीं कि ये चैप्टर किया अब इसको बंद कर दिया हो गया, वो कभी नहीं होगा, फिर नया असाइनमेंट दे दूंगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो जब तक नेचुरल वे ऑफ लर्निंग डेवलप नहीं होती है, तो थोड़ा सा आप लोग खुद से जज कीजिए। लास्ट में मैं एक लेक्चर असाइनमेंट डिस्कशन को जरूर दूंगा, ये पक्का है, लेकिन वो एक लेक्चर में हो पाएगा तभी जब हर असाइनमेंट में 2-3 डाउट बचेंगे। उससे ज्यादा करोगे तो मैं 6 असाइनमेंट लॉज ऑफ मोशन के लिए मैं 6 लेक्चर दूं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आप देखिए, नहीं देखेंगे कि आप हर असाइनमेंट में मेरे से एक लेक्चर ले रहे हो तो मैं क्या करूंगा, असाइनमेंट देना बंद कर दूंगा कुछ दिनों के बाद, जो कि होता है। आप मेरी बात का बुरा मत मानो, ये प्रैक्टिकली होता है, हर साल मैं यही करता हूँ, हर साल यही होता है। बैचेज होते हैं, 1-2 बैचेज को छोड़कर बाकी बैचेज कोई इस असाइनमेंट के साथ गो थ्रू नहीं करते हैं, तो हर साल 8-10 बैच में से 1 या 2 बैच ही ऐसा होता है जिसमें कि असाइनमेंट प्रॉपरली होता जाता है लास्ट तक, पूरे 2 साल तक। बाकी लोग एससी वर्मा और मॉड्यूल में ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं। इसीलिए असाइनमेंट कीजिए, जरूर कीजिए, अटेम्प्ट तो जरूर कीजिए, बट अटेम्प्ट करने के बाद खुद सोचिए क्या सारे क्वेश्चन में मैं अटक रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे हैं? अगर नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है, फिर ठीक है करते रहिए, एक दो डाउट होंगे गोल घेर के रखिए, कभी ना कभी जरूर डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम में ऐसा हो रहा है तो टेक अ ब्रेक, फर्स्ट फिनिश एससी वर्मा कंपल्सरली, देन टेक अप मॉड्यूल कंपल्सरली, उसके बाद दोबारा असाइनमेंट को टच करो तो फिर आप उस लेवल में आ जाओगे जहां हर असाइनमेंट में 2-3 से ज्यादा डाउट बचेंगे नहीं। ठीक है, चलो टाइम पे बात करते हैं। नॉन एक्सियल आज का ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाऊंगा, और जो एससी वर्मा का होमवर्क दिया था पिछली बार उसके डाउट डिस्कस करूंगा। आज का एजेंडा क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. फटाफट। यस सर। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? कोई आइडिया? सर सिस्टम ऑफ एक्सेस अगर लेंगे तो। और कोई? चलो, कोई कुछ भी लंबी चौड़ी बात करे, आपको समझने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, सीधी बात है।
जो ऑब्जर्वर मोशन को एनालाइज कर रहा है उसकी जो काइनेमेटिक कंडीशन है उसको कैसा दिखता है वो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? तो पहली बात फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर। दूसरी बात मोर प्रिसाइजली थोड़ा और अच्छे से फिजिक्स के जैसा साउंड करे तो काइनेमेटिक कंडीशन associated with an observer। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. तो वो क्या है कि वो फिजिक्स बनाने के चक्कर में कुछ नाम उसका दे देता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा वैसा, सिंपल भाषा में ऑब्जर्वर है। तो ये एक ऑब्जर्वर है और ये एक ऑब्जेक्ट है। कॉमन सेंस, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव कर रहा है, कुछ भी इसका एक्सीलरेशन है, तो इस वेक्टर को मैं एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कह देता हूँ। ये जो ऑब्जर्वर है इसको मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देता हूँ। तो इसका भी कुछ एक्सीलरेशन होगा, तो मान लो ये इसका है एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ो। तुम लोगों को तो रिलेटिव मोशन थोड़ा बहुत पढ़े होगे ना? नहीं सर, स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतना तो आता है या नहीं? सही सही बोलो यकीन के साथ, नहीं तो सिखाऊंगा। सर पढ़ा देंगे। बाकी को छोड़ो, ये तुम्हें मैंने ही सिखाया है वेक्टर में। देखो कैसे, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये वाली जो लाइन हो गई, ये वाली लाइन, इसको हम कह सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एफ। हाँ एफ सर। देखेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा? ऑब्जेक्ट का पोजीशन यही दिखेगा ना? Yes, sir. तो ट्रायंगल लॉ से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एफ वेक्टर, ये क्या होगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ एफ वेक्टर। समझा Yes, कि नहीं? sir. कुछ नहीं, ट्रायंगल लॉ है ये। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है, समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. F plus ROF is RO, so ROF is this much। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम, इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। यस सर। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो वो रिलेशन लिखूंगा जो लिख रहा था पहले। यही आएगा जो मैं लिखा था। यस सर। तो जैसे ही ये आ गया, अब ऐसा देखो, इस एक्सप्रेशन को दोनों ओर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस
is equal to mass of object into acceleration of object plus minus of mass of object into acceleration of frame. ऐसा होगा? बोलो। Yes, sir. दोनों ओर मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से जो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स दिख रहा है, ये किसको दिखेगा? ऑब्जर्वर को। इज इक्वल टू क्या होगा? ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है प्लस एक ये वाला टर्म होगा माइनस ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा होगा? बोलो। यस सर। तो ये एफ क्या है? जो ऑब्जेक्ट पर एक्चुअली में है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये एफ क्या है? जो ऑब्जर्वर को दिख रहा है या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दिख रहा है। ऐसा? हाँ या ना? Yes, sir. तो एक्चुअल फोर्स कितना ऑब्जेक्ट पर है ये तो फ्री बॉडी डायग्राम लगा के हम देख सकते हैं, लेकिन अगर मेरा ऑब्जर्वर किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ऑब्जर्वर के पास खुद का एक्सेलरेशन है, तो उसको ये एक एडिशनल फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम ऑल रियल फोर्सेस। ये बात समझ आ रही है? इसको हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। मतलब एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता नहीं है, महसूस होता है। ठीक है? कैसे? एग्जाम्पल अभी बहुत देखेंगे तो समझ आएगा। तो यहां पर दो बातें हुई। पहला, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ग्राउंड के फ्रेम से देख रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे फोर्स ड्रॉ करेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, वो जो भी होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन्स लॉ लगा देंगे। लेकिन अगर ऑब्जर्वर को किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं जिसके पास खुद एक्सेलरेशन है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? Yes. So first thing, a frame of reference which has acceleration is called non-inertial frame of reference. कोई दिक्कत? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं ये समझ आया? Yes. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन नहीं होता तो एफ नेट और एफ इक्वल होता ना? यस सर। नोट 2। तो फर्स्ट नोट से आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन पता चला। सेकेंड पॉइंट, जब भी कभी ऑब्जेक्ट के मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज करोगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसमें वैलिड नहीं होगा। ठीक है? क्यों वैलिड नहीं होगा और क्यों वैलिड होगा अब एक एक करके दिखाता हूं। सो सेकेंड पॉइंट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर not valid in non-inertial frame of reference.
क्योंकि मैं नेट फोर्स निकाल लूं और नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास बोल दूं एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो गलत आंसर आ जाएगा, है ना। सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाना है, यूज करना है, तो हम लोगों को एक स्यूडो फोर्स एडिशनली ऑब्जेक्ट पर कंसीडर करना पड़ेगा। सो in order to apply Newton's laws of motion in a non-inertial frame of reference, we have to apply an additional force on the object which is unreal, known as pseudo force. Given by pseudo force is equal to minus of mass of object into acceleration of frame of reference. ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखकर एक बात समझ आती है कि स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट है। हाँ सर। सो डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स दिख रहा है, वैसे लिखना नहीं चाहिए मुझे, बट आप लोग का भरोसा नहीं है ना, इज अपोजिट टू the direction of acceleration of frame of reference। कोई दिक्कत? यहाँ तक पूरा नहीं समझोगे, मैं मानता हूँ, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा, और पक्के से 100% समझ आ जाएगा, इसकी गारंटी है मुझे, बट पहले इतना कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है या थोड़ा बड़ा करूं? नोट 1 तक तो दिख रहा होगा, या यहाँ तक, फर्स्ट गो में यहाँ तक करो, कॉपी कर लीजिए।
Sir, scroll down. बोलो, लिख लिया क्या? आगे बढ़े? नहीं सर, स्क्रॉल कर सकते हो। कहाँ तक लिख लिए बताओ? वो बॉक्स लिखना बाकी है बस। इससे ऊपर सबका हो गया है? यस। Done, sir. हो गया? सर एक मिनट। आगे बढ़े?
सर एक मिनट। सर हो गया। ओके, सबका आगे बढ़ो। हाँ। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखो जिससे आपको आइडिया लगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। Object in a lift. देखो, सब लोग ध्यान से देखो। सपोज ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में ये एक वेइंग मशीन है कुछ ऐसा। इसके ऊपर एक आदमी है। और देखो, ये लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये तो सबने ऑब्जर्व किया होगा कि वेटलेसनेस फील होता है ना। बट ये फील होता है, होता नहीं है, ये भी पता है आप लोगों को। एक्चुअल में वेट नहीं होता है ना, वेट कम नहीं होता है एक्चुअल में, वो तो फील होता है ऐसा। हाँ सर। तो फील क्यों होता है और कैसे होता है? ये जो फीलिंग है वही स्यूडो फोर्स की वजह से होता है। देखो कैसे, मान लो कोई एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है ग्राउंड पर, अगर ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड में है वो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो क्या करेगा? देखो, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जो ऑब्जर्वर ग्राउंड में है वो क्या करेगा? देखो, वो अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो इस आदमी का वेट mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है ऐसा। हाँ सर। Yes, sir. और जो ग्राउंड में है वो क्या देखेगा कि ये आदमी ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, उसके लिए ये कहानी है। हाँ तो जो आप पहले पढ़े हो मैं वही लिखता हूँ। तो वो क्या लिखेगा? mg माइनस n इज ma, वो ये लिखेगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस ma, होगा। हाँ Yes, sir. और यही n आपका वेइंग मशीन का रीडिंग है। यहां तक कोई दिक्कत? नया मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये पुरानी पढ़ाई है।
ये पुरानी पढ़ाई है, बोलो। Yes, sir. अब मान लो आपका ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है, जैसे आप खुद हो, तो कोई ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर है उसको ये आदमी इक्विलिब्रियम में दिखेगा, दिखेगा ना? Yes, sir. तो वो क्या लिखेगा देखो, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो जो ऑब्जर्वर लिफ्ट में है वो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया ऐसे। वो जो मैं बोला था कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो क्यों नहीं है देखो, ये mg नीचे और ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ऐसा होगा। Yes, sir. अब ये जो आदमी है, इस आदमी के लिए तो ये इक्विलिब्रियम में है, Yes, sir. तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है और मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा दूं तो मैं क्या लिखूंगा, n इज इक्वल टू mg लिखूंगा, Yes, sir. जो कि गलत है, क्योंकि n मशीन की रीडिंग तो हम देख चुके हैं ना, है ना? Yes, sir. तो इसीलिए कहते हैं हम लोग कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि जो ऑब्जर्वर खुद देख रहा है मोशन को, वो तो खुद एक्सेलरेशन है उसके पास, तो वो लॉज ऑफ मोशन लगाने की कोशिश कर रहा है तो गलती हो जा रही है। अब लॉज ऑफ मोशन मुझे लगाना है तो क्या करना होगा, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, बोलो। ऊपर यही सीखे थे। हाँ सर। Yes, sir. तो अब अगर मैं लिखता हूं कि इक्विलिब्रियम में है, ये तो हो गया गलत, और ये जो कंपोनेंट मैंने लिखा यही है स्यूडो फोर्स, ये एक्चुअल में होता नहीं है, ये दिखाई देता है, क्योंकि ये अगर एक्चुअल फोर्स होता ये महसूस होता है, ये अगर एक्चुअल फोर्स होता तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को भी दिखना चाहिए था, हाँ सर। है ना? तो ये गलत हो गया, तो अब मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग दिस स्यूडो फोर्स इनटू अकाउंट कि n प्लस ma इज इक्वल टू mg, सो n इज इक्वल टू mg माइनस ma। अब देखो मेरा रिजल्ट मैच किया, Yes, sir. तो अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो मुझे एक स्यूडो फोर्स को यूज करना पड़ेगा। तो रही बात प्रॉब्लम सॉल्व करने की, सपोज इसी में वैल्यू दे देता, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व ग्राउंड फ्रेम से भी हो सकता है और लिफ्ट के फ्रेम से भी हो सकता है, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको डिसाइड करना है। लेकिन ये याद रखना है कि अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा या गलत होगा। समझे आप लोग? Yes, sir. चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
Done, sir. हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes. ठीक है। एक क्वेश्चन देखो तो कोशिश करो तुम लोग। दिख रहा है आपको? हाँ सर। कोशिश कीजिए।
सर बोलो। सर हो गया। वेरी गुड। हो गया सबका, आगे बढ़ूं? बोलिए। Yes, sir. क्या आंसर आया? tan इनवर्स a by g पहले वाले। वेरी गुड। ठीक है, सब लोग देखो, सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं, आप इसको दोनों मेथड से देखिए। लिखा भी है ग्राउंड फ्रेम और कार के फ्रेम दोनों से करना है। तो सबसे पहले ग्राउंड के फ्रेम से करते हैं। अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम से देखूं तो कहानी कुछ ऐसी होगी। ये कार का सीलिंग है, ये हैंग कर रहा है, ये थीटा एंगल मुझे ढूंढना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो mg नीचे और टेंशन T इधर, यही कहानी होगी। यही दो फोर्सेस है ना? Yes, sir. अब देखो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और ये भी थीटा होगा। होगा। जो ऑब्जर्वर ग्राउंड से देख रहा है उसको ये a एक्सेलरेशन से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। यस सर। वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेगा कि t cos थीटा इज इक्वल टू mg, वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं नहीं जा रहा, और t sin थीटा इज इक्वल टू ma, ऐसा लिखेगा। Yes, sir. तो दोनों को डिवाइड कर दोगे अगर, तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी दिख रहा है। यस सर। तो थीटा इज tan इनवर्स a बाई जी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। यस सर। यही अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट देखें, मतलब हमारा ऑब्जर्वर अगर लिफ्ट में है तो उसको ये इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा, दिखाई देगा। Yes, sir. सो अगर मैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट करें, लिफ्ट नहीं सॉरी, विथ रेस्पेक्ट टू कार, ऑब्जर्वर कोई कार में बैठा हुआ है तो उसको इन सारे फोर्सेस के अलावा एक स्यूडो फोर्स इधर दिखाई देगा। मतलब दिखाई नहीं देगा, उसको एक स्यूडो फोर्स ये ऐड करना चाहिए, हाँ सर। और वो रिपोर्ट करेगा कि ये तो इक्विलिब्रियम में है ना? तो इक्विलिब्रियम के लिए देखोगे तो इससे भी यही आया, टी साइन थीटा स्यूडो फोर्स ma को बैलेंस करेगा और टी कॉस थीटा इसके वेट mg को बैलेंस करेगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा a बाई जी दिख रहा है। Yes, sir.
So theta is tan inverse A by G आंसर। आया समझ में? यस। दोनों मेथड समझ आया कि विथ रेस्पेक्ट टू कार भी सॉल्व कर सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी सॉल्व कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हो, अकॉर्डिंगली इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हो तो आई मीन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हो तो स्यूडो फोर्स लगाना मत भूलिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यही 2-3 बातें हैं। आगे बढ़े? Yes, sir. यस। एक और क्वेश्चन देखो। दिख रहा है? हाँ सर। कोशिश कीजिए।
सर हो गया। आगे बढ़े। Yes, sir. क्या आया आंसर बोलिए। A naught is equal to A tan alpha. क्या? A naught is equal to A tan alpha. Acceleration of block into tan alpha. एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक तो मुझे ढूंढना है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए स्मॉलर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म। हाँ तो A naught by tan alpha होगा। गलत है। और कोई? और अटेम्प्ट करो। गलत है। सर सर हाँ सर हो गया। बोलो। सर A naught tan alpha. चलो देखो इधर। आपसे पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ ए स्मॉलर ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म। तो कौन कौन विथ रेस्पेक्ट टू प्रिज्म मतलब मेरा ऑब्जर्वर प्रिज्म के ऊपर बैठा हुआ है, राइट। तो वो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेगा तो क्या मिलेगा उसको? mg नीचे लगता हुआ मिलेगा, सरफेस नॉर्मल इधर लगता हुआ मिलेगा, और एक स्यूडो फोर्स ma0 इधर लगेगा। ये 3 फोर्सेस होंगे। हाँ सर। अब प्रिज्म पर तो ये कहीं इसी लाइन में ना ऊपर नीचे कहीं तो जाएगा, यही होगा। यस सर। तो ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये हो गया mg cos अल्फा। ठीक है। और ये हो गया mg sin अल्फा। होगा। Yes, sir. ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा मतलब ये अल्फा। तो ma0 का कंपोनेंट इधर होगा ma0 cos अल्फा होगा, और इधर होगा ma0 sin अल्फा। तो मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या लिखूंगा? n
प्लस एम ए नॉट साइन अल्फा इज एम जी कॉस अल्फा। Yes, sir. इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही लिखा। और इस डायरेक्शन में एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए नॉट कॉस अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए। मैंने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए है और ये ए स्यूडो फोर्स ले लिया है, तो डेफिनेटली विथ रिस्पेक्ट टू वेज होगा या इंक्लाइन प्लेन होगा। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हो जाएगी जी साइन अल्फा प्लस ए नॉट कॉस अल्फा। आया समझ में? बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. आगे बढ़े। 1 मिनट। आगे बढ़े। 1 minute, sir. Yes, sir. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं देता हूं वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन उसी का एक पार्ट था जो ऊपर वाला आपने कर लिया। तो अब ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, ठीक है? यही क्वेश्चन, यही सेम मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यही पेस्ट किया। लो फर्क क्या है मैं बताता हूँ। अब इसमें क्या है, ए नॉट दिया हुआ है ना, और आपका आंसर ए नॉट के टर्म में आया। हाँ देखो 1 मिनट रुकना। तो ए नॉट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं मालूम है मुझे, ठीक है? मैंने व्हाइटनर लगा दिया। क्लियर? क्वेश्चन में ए नॉट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो वेज है इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है? और ये फ्रिक्शनलेस ग्राउंड सरफेस पर मूव कर सकता है। कितने से मूव कर रहा है मुझे नहीं पता। क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए स्मॉलर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। आई बात समझ में? पिछले केस में जो आपने सॉल्व किया था वही क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें प्रिज्म का एक्सेलरेशन दिया हुआ था और प्रिज्म का मास नहीं दिया हुआ था। अब मैंने प्रिज्म का एक्सेलरेशन हटा लिया, प्रिज्म का मास दे दिया। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। कोशिश करो 5 मिनट लो चलेगा, बट खुद से करो, बहुत खुशी मिलेगी आपको। बढ़िया क्वेश्चन नहीं है।
सर सर बोलो सर हो गया। क्या हुआ? स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी इंटू साइन अल्फा अपॉन एन। गलत आया। गलत आया, गलत। एक्सेलरेशन ऑफ वेज पूछा है ना, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम पूछा है। फिर वापस ट्राई करके दो। मैं आंसर लिख देता हूँ, चलो। मैंने पहले ही स्टार मारा था। अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग इतनी जल्दी सॉल्व करोगे तो एज्यूम कर लो कि आंसर गलत होने के चांसेस पूरे हैं। कैपिटल एम स्मॉलर ब्लॉक का है ना, ठीक है। प्लस स्मॉल एम इंटू जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर अल्फा। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? सर कॉलम में कॉस्ट भी आ रहा है। चलो देखो, गलत जैसा आना चाहिए तुमको। अभी जो पार्ट सॉल्व करने का था वो तो मैंने करके दिखा दिया ऊपर ही। चलो कोई नहीं। mg नीचे, नॉर्मल इधर, और तुमने देखा ma0 इधर, देखा था अभी? देखा था? Yes, sir. यस सर। तो ये मिला था हम लोगों को mg cos अल्फा, ये मिला था mg sin अल्फा, प्लस ma0 cos अल्फा, और इधर ma0 sin अल्फा। यही कहानी था। मैंने मान लिया कि इसका एक्सीलरेशन a0 पीछे है, मैंने अपने मन से मान लिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? ये तो पुराना वाला ही है, हाँ, नया सर। कुछ नहीं है। हाँ सर। So n प्लस ma0 sin अल्फा इज mg cos अल्फा। होगा ऐसा? Yes, sir. n की वैल्यू मुझे मिल गई mg cos अल्फा माइनस ma0 sin अल्फा। ये मिला, n मिल गया ये। Yes, sir. साथ ही साथ a इज इक्वल टू a0 cos अल्फा प्लस g sin अल्फा। ये भी मिल चुका है पिछले वाले इक्वेशन से। Yes, sir. यस सर। अब आ जाओ, मुझे क्या चाहिए? मुझे a ढूंढना है। मुझे क्या ढूंढना है? a ढूंढना है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन का इक्वेशन देखो जरा सा। ये जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, सब ध्यान से देखेगा। इस इंक्लाइंड प्लेन पर n इधर लग रहा है ना? ये इंक्लाइंड प्लेन इस पर n जितना इधर लगाएगा, ये इंक्लाइंड प्लेन पर n उतना ही नीचे लगाएगा। Yes, sir. तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी अल्फा, तो ये हो जाएगा n cos अल्फा, और ये हो जाएगा n sin अल्फा। होगा ऐसा? Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। इस पर तो दो ही फोर्स लग रहा है, एक तो इसका खुद का वेट दैट इज कैपिटल mg, और दूसरा ये वाला n, और तीसरा ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड जरूरी नहीं है, बट इतना ही हो गया। यही तीन फोर्स होगा ना, खुद का वेट, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन, और स्मॉल m वाला इंटरैक्शन n। यही तीन फोर्स होगा। बोलना। Yes, sir. तो यहां से लिख सकते हैं n sin अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a0। लिख सकते हैं? Yes, sir. तो बस हो गया सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गया? तो देखो, यहां से n का वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कर दोगे Yes, sir. ma0 बाई साइन अल्फा, तो यहां से आपको a0 मिलेगा,
बोलो सही सही या मैं कर दूं? इतनी मेहनत में तो मैं कर दूंगा, समझ गया मैं कर देता हूं भाई। देखो n को यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कैपिटल M A नॉट अपॉन साइन अल्फा n हो गया इज इक्वल टू स्मॉल mg cos अल्फा माइनस स्मॉल m A नॉट साइन अल्फा। हो गया, इसको इधर ले जाओ, तो A नॉट कॉमन कैपिटल M बाई साइन अल्फा प्लस स्मॉल m इंटू साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू स्मॉल mg इंटू कॉस अल्फा। दिख रहा है? तो A नॉट इज स्मॉल mg साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। मुझे A ढूंढना है, तो इस A नॉट को यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो A मिल जाएगा। A क्या है? A नॉट कॉस अल्फा प्लस G साइन अल्फा, है ऐसा? यस सर। A इज इक्वल टू A नॉट कॉस अल्फा प्लस G साइन अल्फा, वैल्यू पुट कर दो, तो mg साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा प्लस G साइन अल्फा। ऐसा होगा? बोलो। यस सर। सो G साइन अल्फा कॉमन, G साइन अल्फा कॉमन हो गया, तो स्मॉल m कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। दिख रहा है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। यस सर। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू G इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा कुछ आंसर ऊपर लिखा था मैंने? बोलो। यस सर। यही आपका आंसर है। आया समझ में? जल्दी फास्ट। एससीवी में कौन सा डाउट था बेटा? लास्ट क्लास के होमवर्क के एससीवी का डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। 35। ओके, पहले इसको कॉपी करो, तब तक मैं बुक मतलब ओपन करता हूँ। लिख लिया सबने?
लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? तो 5 मिनट। जल्दी लिखो फिर। जैसे हो जाए आवाज दे दो। हो गया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलो, नेक्स्ट डाउट पूछा एससीवी क्वेश्चन नंबर 35, यही ना? हाँ सर। एकदम ही चिंदी क्वेश्चन है ये। ऑनेस्टली बताऊं, पूछना नहीं चाहिए। सही से बताओ क्या किया? मैं तो 2 मिनट में मैं तो ओरली भी आंसर बता दूंगा, बट आपके समझने के लिए कह रहा हूं, आपने क्या किया? सर मुझे सिर्फ ये जानने की टेंशन सेम है कि अलग है स्ट्रिंग्स में। 2 अलग स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम कैसे रहेगा? सर पहले मैंने 500 ग्राम का नीचे अज्यूम किया एक्सेलरेशन ये है। किसका जिधर मन करे, किधर ले लो तुम बताओ। 500 ग्राम का नीचे लिया मैंने ए। ये मान लो ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये भी उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और ये भी इतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर, फिर मैंने 500 ग्राम का मतलब 0.5 हाँ सर। है ना? तो 0.5 जी नीचे लगेगा, T1 इधर होगा, इसमें T1 इधर होगा, इसमें T2 इधर होगा, यहाँ पर T2 इधर होगा। 50 ग्राम का मतलब हो गया 0.05 जी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये जो 100 ग्राम है मतलब 0.1 जी इंटू साइन 30 दैट इज अपॉन 2 नीचे लगेगा mg साइन थीटा। समझा कि नहीं? यस सर। So 0.5 g
माइनस T1 इज 0.5a, हाँ सर। T1 माइनस T2 माइनस 0.1 into g/2, दिस इज इक्वल टू 0.1a, और T2 माइनस 0.05g इज इक्वल टू 0.05a। यही कहानी है, हाँ सर। एकदम चिंदी, इसलिए मैंने कहा था इसमें कुछ भी नहीं है, ऐड कर दो। सर यही क्या था सर? ऐसा कैसे होगा कि यही किया था, और ये करने के बाद अगर गलत आंसर आया है ना अगर, तो इसका मतलब है तुम लोग अपना सीरियसनेस देख लो। तुम लोग 0.5g माइनस 0.05g हो गया साहब, ये वाला 0.1/2 बेटा। हाँ सर यही हाँ है। सर, माइनस अगेन 0.05g, दिस इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो तो 0.65a है ऐसा, बोलिए। हाँ सर। तो 0.5 माइनस 0.1 0.4 हो गया, 0.4g इज इक्वल टू 0.65a। तो एक्सेलरेशन a हो गया 40g/65, ऐसा कुछ। एट g/13। आंसर कैसा दिया है, डेसिमल में दिया है या ऐसे दिया है? ऐसे ही है। बताओ तो कहाँ गलती हुई थी। अगर ऐसे ही किया था तो इस क्वेश्चन में गलत होने का कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, ओरली बताओ आंसर, ओरली ओरली सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे बताऊं? हाँ सर। हाँ सर। बट नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओ कि कहाँ गलती हुई थी। तो कैलकुलेशन में शायद से। इसको गलती कहते हैं, मतलब कैलकुलेशन, मतलब समझ रहे हो तुम मैं क्या बोलूं मैं? इसमें कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नाम का चीज भी नहीं है, ओरल कैलकुलेशन है। और अगर ऐसा गलती है तो कम से कम एक बार मैं क्यों बताता हूँ, एक बार चेक करना तो बनता है ना। यही है, तुम लोगों के ऊपर है मुझसे कितना सीख सकते हो। अगर तुम लोग ये सब किए रहते तो मैं इसके खटाखट हजारों ट्रिक बता दूंगा मैं। देखो ओरली करना है, अगर कुछ भी है तीनों मास का एक्सेलरेशन सेम होगा, हाँ या ना? बोलो फटाफट। हाँ सर। ओरली सॉल्व करना सिखाता हूँ, सारे स्ट्रिंग पुली सब ओरली कर दूंगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो न्यूटन्स लॉ में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, हाँ सर। होता है। इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन है? 500 ग्राम। 500 ग्राम का वेट। अपोजिंग फोर्स कौन है? 50 50 ग्राम ग्राम का, और 100 ग्राम का कंपोनेंट। 50 ग्राम का वेट और 100 ग्राम का कंपोनेंट। हाँ सर। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, टोटल ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल ड्रिवन मास। हाँ। ठीक है, ओरली सुनते जाओ, ओरली। 500 ग्राम का वेट माइनस 50 ग्राम का वेट कितना हुआ, 450। हाँ सर। और 100 का साइन 30 अगेन 50, तो 450 में से 50 हटा दो, 400 ग्राम का वेट ड्राइविंग फोर्स हुआ। हाँ सर। और ड्रिवन मास कितना हुआ, 500, 600, 650। हाँ सर। तो 400 का वेट अपॉन 650, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो 400 जी अपॉन 650, सो 40 जी अपॉन 65। समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। तो बताने को बहुत कुछ है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन एक दिखे तो सही कि एक सर्टेन लेवल तक पहुंचो। इसमें मतलब ये क्वेश्चन में तो गलत होने का कोई चाहिए, पूछने लायक तो है ही नहीं।
मैं ऑनेस्टली बताऊं, अच्छा लगे तुम्हें बुरा लगे अलग बात है, मतलब कोई अगर ये क्वेश्चन को लेके आए और कहे कि डाउट है, तो इसका मतलब है कि उसने घर में सॉल्व नहीं किया है। और मेरे लिए सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि फाइट मारना क्वेश्चन से, क्वेश्चन फाइट तो मारो, इसमें तो कुछ फाइट भी नहीं था, कैलकुलेशन एरर रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, तो फाइट मारने की टेंडेंसी ही नहीं है, नहीं तो कैलकुलेशन एरर ये सब क्वेश्चन तब मजा आता जब इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, मैं एक ही क्वेश्चन लिखा, अब तुम बोलो कि हाँ सर, अरे सर ये वाला कॉन्सेप्ट मैं लगाना भूल गया था, अब हो जाएगा, तो उसमें हुआ कुछ सीखे। इसमें क्या सीखे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही सीखना है, तो सीखो मुझसे, मैं वही करूंगा, ठीक है? बुरा मत मानो मेरी बातों का, मैं जस्ट समझा रहा हूं। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो इससे क्या सीखा तुमने? एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो सीखा मेरे से, कॉन्सेप्ट के नाम पे तो कुछ नहीं सीखा। हाँ सर, एक्चुअली क्या हुआ था, पहली बार जब गया था या फिर दूसरा में सर अपना के वो बहुत तुम डर गए, तुम्हें लगा कि शायद कोई और मेथड होगा जो मुझे नहीं पता, यही कहानी हुई ना। मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ। हाँ सर। पहली बार में गलत मिला, तुम्हें अपने मेथड पे कॉन्फिडेंस नहीं था, तुम सोचे सर से पूछ लेता हूँ, सर से पूछ के देखा तो पता चला रे वही तो मेथड था, मेरे पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था। अभी तो यही रियलाइज हो रहा होगा कि मेरे में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था, रहता तो शायद पूछना नहीं पड़ता। वही कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों में जगाना चाहता हूँ। लड़ो क्वेश्चन के साथ, एकदम लड़ो, नहीं क्या होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ये मान के चलो कि जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए वो मुझे आता है, ये तो मान लो पहले, क्योंकि आप पूछोगे मैं बताऊंगा और हर बार यही होगा कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। फर्क इतना था कि सोचना हमने थोड़ा कम किया, थोड़ा और सोचते तो खुद से सॉल्व हो जाता। एनीवे चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में स्प्रिंग करेंगे अगेन। एससी वर्मा में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब, ठीक है? सो एससीवी में ऑल रिमेनिंग क्वेश्चन इज होमवर्क, ओनली 2 क्वेश्चन है स्प्रिंग के, उसको छोड़ दीजिए, अगली क्लास में स्प्रिंग कराऊंगा तो वो भी हो जाएगा। तो अगली क्लास में एससीवी के डाउट्स और स्प्रिंग, और उसकी अगली क्लास में सारे असाइनमेंट के डाउट, ठीक है? So 2 more lecture in this chapter. चलो बाय।